हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आरपीसी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर रिसेंटली आप जानते हैं कुछ दिनों से हम बिजनेस को पढ़ रहे हैं। और फोमो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने जितने भी व्यवसायिक संगठन के जो हमारे स्वरूप होते हैं, उन सभी संगठन के स्वरूपों को हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है और अच्छे तरीके से हमने समझा है। और आप जान रहे भी हैं काफी दिनों से ये हमारा चैप्टर जो है वो एक व्यवसायिक संगठन के जो जितने भी स्वरूप है, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, चाहे हिंदू अवधित परिवार हो, चाहे वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी हो, चाहे वो सहकारी समितियां हो, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि सहकारी उपक्रम हो, और चाहे वो कंपनी हो, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम समझ रहे हैं। और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा कंपनी का भी लास्ट जो सेशन है वो हो रहा है, और इसके बाद हमारा पूरा व्यावसायिक संगठन के जितने भी स्वरूप है वो पूरे हो जाएंगे। कंपनी के अंदर मुझे लगा कि थोड़ा सा और कुछ बताना चाहिए, इसलिए सेशन को मैंने प्लान किया है। और इसके अंदर हम कंपनी की जो सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, वो समझेंगे कि कंपनी की क्या क्या मीटिंग्स होती है। कंपनी की स्टेट्यूटरी मीटिंग्स होती है, वैधानिक सभा होती है, जो कंपनी के जीवन काल में एक बार उसको करना अनिवार्य होता है, स्टार्टिंग में होती है। उसके बाद कंपनी की एजीएम होती है, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। वो हम समझेंगे कि एजीएम क्या होती है और क्यों कंपनी करती है, दो एजीएम के बीच में कितना समय होना चाहिए, और कम से कम कितने समय में मीटिंग्स करना पूरा जरूरी होता है। ठीक है, उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती है कंपनी की कभी कभी, वो क्यों की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपने शायद सुने तो होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन डीप नहीं पढ़ते हम, तो वो भी पढ़ेंगे। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, वो हम समझेंगे। साथ में ईसोप क्या होता है, आपने सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसोप होता है और एक ईसोस होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या एक कंपनी डिस्काउंट पर अंश जारी कर सकती है क्या, इस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के अंदर की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। कंपनी के अंदर क्या कुछ मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनको की मैन बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा की मैन नहीं है, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसी बहुत सारी चीजों को पढ़ने के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो लास्ट के सेशन में आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो कंपनी के पार्ट 9 के अंदर कंपनी की हम मीटिंग्स क्या होती है वो हम समझेंगे। ठीक है, जनरली कंपनी की जो सभाएं होती है उसको हम यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी की सभाओं को हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे साथ में कंपनी की सभाओं के बाद। ठीक है, कि ये सिक्योरिटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपनी के क्या क्या कार्य होते हैं, इस सारी चीजों को हम यहाँ पर सेशन के साथ डिस्कस करेंगे और पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पार्ट 9 के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, एक तो कंपनी की सभाएं, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग, कंपनी की सभाएं जिसे हम क्या बोलते हैं, मीटिंग्स। ठीक है, और ये मीटिंग शेयर होल्डर्स संचालकों की होती है, इसलिए इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कहा जाता है। कंपनी की मीटिंग्स को सभाएं कहा जाता है, संचालकों की सभाएं कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा इस कंपनी की सभाएं के बाद हम पढ़ेंगे हमारा ईशोप क्या होता है, और ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसोप होता है और ईसोस होता है। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, कंपनी के अंदर कौन कीमेन जो पर्सन होते हैं उनको देखेंगे कौन कौन होते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो लास्ट में मुझे लग रहा है कि थोड़ी आपसे डिस्कस करनी जरूरी है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, यूजेस मतलब इसके यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या है, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और वही से हमारा क्या होगा, फाइनली जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें और मुझे बतानी थी, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम समाहित करते हुए इस हमारे जो आज के सेशन में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम की मैन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। की मैन इसको बोलते हैं की मैन पर्सन, जो मुख्य कार्यकारी, की मैन का मतलब क्या होता है, जिनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि की मैनेजरियल पर्सन, जो क्या होते हैं कंपनी के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं।
ठीक है, इसको बोलेंगे की मैन जो होते हैं हमारे की मैनेजर पर्सन जो होते हैं वो ये हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे की मैन पर्सन? तो ऐसे पर्सन जो कंपनी के अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, साथ में कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको की बोला जाता है। की का मतलब क्या होता है? मुख्य। ठीक है, आपने सुना होगा की इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, या की मैन, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, की का मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी का मतलब जो पूरा जो दरवाजा है उसका जो एक चाबी के पास उसका क्या होता है? हथियार होता है। ठीक है ना, तो चाबी का मतलब क्या होता है? जो पूरे दरवाजे को खोलती है, मतलब उस पूरे दरवाजे के अंदर जितने भी संसाधन पड़े हुए हैं, जो भी सुविधा है हमारे अंदर, वो हमारी किस में लॉक्ड है? एक की के द्वारा। तो की मैन का मतलब होता है जो मुख्य रूप से क्या होते हैं? कंपनी के अंदर कार्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारी करते हैं और कंपनी को बहुत लेवल पे ले जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो सीईओ हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझको बोलते हैं, एमडी सीईओ हो सकते हैं हमारे। ठीक है, सीएस हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकती है इसमें। ठीक है ना, तो ये सारे जो लोग हैं वो सारे कीमैन जो हैं वो पर्संस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, मुख्य व्यक्ति जो कंपनी के अंदर क्या होते हैं? कीमैन के रूप में होते हैं। मुख्य प्रबंधकारी व्यक्ति भी इनको बोला जाता है। तो ये किस किस रूप में हो सकते हैं? ठीक है, तो ये बहुत सारे रूप में हो सकते हैं। ये हमारे सीईओ के रूप में भी हो सकते हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको बोलेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो इनको बोला जाता है सीओ। ठीक है, उसके अलावा हमारे सीएफओ हो सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में होते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसको बोलते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। उसके बाद और कौन कौन से कंपनी के अंदर व्यक्ति हो सकते हैं? ठीक है, तो वो होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स। अभी होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पूर्णकालिक। मतलब कंपनी के अंदर क्या होते हैं कि डायरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं होल टाइम और एक होते हैं पार्ट टाइम। जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ना, इसको बोला जाता है पूर्णकालिक निर्देशक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णकालिक निर्देशक। पूर्णकालिक। एक्चुअली क्या इस तरह का डीपली क्वेश्चन आता नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है कि ये जनरल चीजें होती है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि कंपनी के निम्न में से कौन मुख्य कार्यकारी के रूप में नहीं होते हैं, फिर आपको दे दिया सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ दे दिया और एक नॉर्मल एम्प्लॉय का दे दिया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और कौन हो सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, सीए हो सकता है, वो एक सीएस हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी हम जानते हैं कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है। कंपनी का लीगल एडवाइजर, कंपनी सचिव आपने पढ़ा होगा। कंपनी का लीगल एडवाइजर कौन होता है आपसे पूछे तो वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। क्योंकि वो पूरा एजेंडा तैयार करता है, वो मिनट्स तैयार करता है, कंपनी की मीटिंग से पहले की प्लानिंग्स करता है, मीटिंग के दौरान उसका काम होता है और मीटिंग के बाद भी काम होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी अपना हर तरीके से भूमिका निभाता है। सारे प्रॉपर्टी कार्य जो होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जो होता है, वो एजेंडा संबंधी काम होता है, वो सारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। यही कंपनी की सारी मीटिंग से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बाद में राइट डाउन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम करने वाला कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो हर तरीके से क्या करता है? इस तरीके की भूमिका जो है वो निभाता है। ठीक है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकता है, ये कंपनी सेक्रेटरी के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपनी सचिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सनदी लेखाकार। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं? सनदी लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दो। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। अगर मान लो आपने एमओए के अंदर तय कर लिया है, ठीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी के नियमों के अंदर आपने किसी नियम को, ऐसा कोई नियम बना रखा है, तो और भी कोई व्यक्ति यहां पर आ सकता है कीमैन के अंदर। ठीक है, ठीक है, अन्य कोई व्यक्ति जिसे इस सूची में, इस सूची में शामिल किया जाए,
आए समझ में? तो ये कंपनी के क्या होते हैं। ठीक है, देखो सीईओ और सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर तो होंगे, लेकिन ये लोग भी क्या धीरे धीरे इसमें तय किए जाते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी की ज्यादा भूमिका है तो सीएस यहाँ आ जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है, कोई एमबीए आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो नियमों के अंदर बता दिया है। तो ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, कंपनी के मैनेजर्स को सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 के अंदर बता रखा है। प्रबंधकों को कहां बता रखा है? तो आपको याद रखना है, प्रबंधकों को बता रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको पूछी जा सकती है। और प्रबंधक कौन होते हैं? सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण कार्य को कर रहा है, संचालन मंडल को निर्देशित कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, ऑपरेटिंग कर रहा है। और हम सब जानते ही हैं, एक तरीके से समझ सकते हो, ये सारे काम वही करता है। कौन करता है? चाहे वो प्लानिंग का काम हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग का काम हो, हम सबने पढ़ा है, चाहे वो स्टाफिंग का काम हो, चाहे वो डायरेक्टिंग का काम हो, या कंट्रोलिंग का काम हो। ठीक है, ये सब मिला के तो हमारा प्रबंधक का काम होता है सारा। तो वो क्या करेगा? संचालकों के मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टिंग करेगा, उनके कार्यों को निर्देशित करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, वो नियुक्तिकरण करेगा स्टाफ के संगठन के अंदर। ठीक है, वो प्लानिंग्स करता रहेगा, ये सारे काम जो करेगा। तो ठीक है, तो ये कीमेन इंश्योरेंस वाला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताना था, इंपोर्टेंट बता दिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 में बता रखा है प्रबंधक क्या होते हैं। प्रबंध संचालक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उन्हें सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में बता रखा है। जो प्रबंधकीय एवं संचालक की दोनों की भूमिका में होते हैं। प्रबंध संचालक, प्रबंधक एवं संचालक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में ये बता रखा है। ठीक है, और प्रबंधक मैंने अभी बता ही दिया आपको, जो मैनेजर्स होते हैं इन्हें सेक्शन 250 सब सेक्शन 50 में बताया। प्रबंधक संचालक का मतलब क्या होता है? एमडी बोलते हैं इनको, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर्स। एक एमडी सीईओ भी होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं और सीईओ की भूमिका में भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्हें हम बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो भी सदस्य होते हैं कंपनी के, उन्हें सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 के अंदर बता रखा है, अन्य सदस्यों को। सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 के अंदर बता रखा है। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक याद रखना है। मान लो कभी डीपली इतना जाता नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये चीजें भी आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए चीज आपको। यहां तक लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी की सभाएं। मीटिंग्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो मीटिंग्स ऑफ कंपनी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी की सभाएं अलग अलग रूप में हो सकती है। वो वैधानिक सभा हो सकती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग हो सकती है, वो एजीएम हो सकती है, इसको बोलते हैं वार्षिक साधारण सभा, इसको बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इसको क्या बोलेंगे हम? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और वो हो सकती है असाधारण सभा, जिसे हम बोलते हैं ईजीएम, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधारण सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधारण सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधारण सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एजीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा एजीएम, और इसको बोलते हैं ईजीएम। ठीक है, ये होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। ठीक है ना,
तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कंपनी क्या हम जानते हैं, एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी के अंदर संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, ठीक है, और वही वास्तविक मालिक होती है। हमने पढ़ा था जब कंपनी के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो जब वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या जरूरत नहीं पड़ेगी कि समय समय वो कंपनी को देखें, कंपनी के बारे में राय जो है वो अपनी प्रोवाइड करें, कंपनी की देखरेख की बात करें, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वो टाइम पे देखें, कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स को वो देखें, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या कार्य चल रहा है उस कार्य विधि को वो समझे। तो उसको अवगत कराने के लिए क्या होता है कि ये सब सभाएं आयोजित की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान रखना है, कुल मिला के कुछ नहीं है, कंपनी के जो क्रियाकलाप होते हैं, कंपनी के जो कार्य होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि अंशधारी संचालकों के द्वारा किए जाते हैं और इन्हें क्या करनी पड़ती है, इन कार्यों को समय समय पर सबको अवगत कराने के लिए सभाएं की जाती है, ठीक है। तो कंपनी की सभाएं के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक होती है स्टैट्यूटरी वैधानिक मीटिंग होती है, ये क्या होती है, जब कोई कंपनी अस्तित्व में आती है, ठीक है ना, तो उसके बाद सबसे पहले क्या करती है कंपनी, एक वैधानिक सभा करती है। समामेलन के बाद कंपनी क्या करेगी, अपनी एक वैधानिक सभा करेगी, ठीक है ना। तो ये कंपनी को जीवन काल में एक बार तो 100% करना ही अनिवार्य होता है, इतना आपको खाली ध्यान रखना है वैधानिक सभा के बारे में, ठीक है। और सभा क्या होती है हम जानते हैं, जैसे पंचायतें होती हैं आप जानते ही हो, ठीक है, जो नगर निगम होते हैं, ठीक है, इनकी भी अपनी क्या होती है, मीटिंग्स होती है, सभाएं होती है। कोई भी कमेटी हो हम जानते हैं हर जहां पर कमेटी है वहां पर क्या होती है, सभाएं होती है। स्कूलों के अंदर भी क्या होती है, एसएमसी होती है, एसडीएमसी होती है। इससे आपको रिलेट कर सको ताकि, तो इतनी बड़ी कंपनी जब कार्य करेगी तो क्या इनकी सभाएं नहीं होगी, होगी निश्चित रूप से। और जब इनकी सभाएं होगी संचालकों की तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहलाएगी, उसको बोर्ड सभा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोर्ड सभा। संचालकों की जब मीटिंग होगी तो उन्हें बोर्ड सभाएं कहा जाएगा। संचालकों की जो मीटिंग होगी उन्हें बोर्ड सभाएं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिले सभाएं क्या है, कंपनी के कार्यकलापों को बताना, कंपनी से रिलेटेड जो कार्य हो रहे हैं उनको लोगों को एकत्रित करना और एक निश्चित समय पर उनको एकत्रित करके जो बताते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, वो कंपनी की हमारी सभाएं कहलाती है, ठीक है। तो जनरली सभा, हालांकि मैंने बताया इंस्टीट्यूट मीटिंग तो क्या होती है, कंपनी को वैधानिक जीवन काल में एक बार करनी ही होती है अनिवार्य, ठीक है। लेकिन साधारण सभा की अगर हम बात करें जनरल मीटिंग्स की तो वो हमारी दो ही प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखो इसमें एजीएम को लिखो, सेक्शन 96 में बता रखा है और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाती है, कंपनी की साधारण सभाएं कहलाती है, साधारण सभा जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग, ठीक है। तो पहली होती है एजीएम और दूसरी होती है ईजीएम, ठीक है। सेक्शन 96 के अंदर बता रखा है एजीएम को, ठीक है। तो एजीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी, जैसे कोरम गणपूर्ति की मैं बात करूं, क्या होती है कोरम गणपूर्ति। तो कोरम गणपूर्ति के अंदर आपको ये याद रखना है कि अगर हमारी कोई निजी कंपनी है तो मिनिमम 2 सदस्य तो वहां पर होने ही चाहिए, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा नहीं चलता है। सार्वजनिक कंपनी में जो कोरम की गणपूर्ति है वो सदस्यों के आधार पर होगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट होती नहीं है, सार्वजनिक कंपनी में मैक्सिमम सदस्यों की कोई लिमिट नहीं होती है। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर अलग अलग कैटेगरी है। अगर एक कंपनी के अंदर 1000 सदस्य ही है, कितने, एक सार्वजनिक कंपनी के अंदर अगर 1000 सदस्य है, क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है, तो 1000 अगर है तो वहां पर कम से कम 5 व्यक्ति के सदस्य उस मीटिंग में होने चाहिए। और 1000 से 5000 हैं तो वहां पर 15 व्यक्ति के सदस्य, और 5000 से अधिक हैं तो 30 व्यक्ति के सदस्य। इस तरीके से जो है वो वहां पर ऐसी सिस्टम फॉलो किया जाता है, ऐसा सिस्टम वहां पे चलता है, ठीक है। और अगर कंपनी की जो गणपूर्ति है वो कोरम की पूरी नहीं हो पाती है तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस मीटिंग को नहीं कर सकती है, उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अगले सप्ताह के लिए ही वापस उसी समय पर उसी स्थान पर क्या करेगी, कंपनी उसको स्थगित कर देगी। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको ये सब मीटिंग्स के बारे में भी कंपनी के ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और आपने तो पढ़ा भी होगा, 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य कम से कम 15 मतलब 15 माह का अधिकतम अंतर हो सकता है, कितने में, 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य
ठीक है, जो है वो 15 माह का ही डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक्सेप्शन केस में वो 18 माह का अंतर हो सकता है। ये चीजें भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी एजीएम और ईजीएम के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो लिखो इसमें 2 एजीएम में, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 एजीएम में 15 माह का अंतर, ठीक है। 2 एजीएम में 15 माह का अंतर हो सकता है, ये ध्यान में रखना आपको। साथ में आपको ये ध्यान रखना है एजीएम के संबंध में जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है इसके अलावा, ठीक है ना। एक तो 2 एजीएम में क्या होगा, ये होगा। दूसरा, कंपनी को जब कंपनी प्रथम एजीएम कर रही है तो कंपनी को अपने वित्त वर्ष की समाप्ति के, कंपनी को अपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एजीएम जो है वो बुलानी ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक कंपनी फर्स्ट एजीएम के लिए प्लान कर रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कंपनी को अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर प्रथम एजीएम जो है वो बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं मान लो अभी क्या चल रहा है, अपनी एक कंपनी की उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक कंपनी जो नए अस्तित्व में आई है, उसने प्रवर्तन संबंधी सारे कार्य कर लिए, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, ठीक है ना। तो अब एक कंपनी क्या करेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल एक ही समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एक एबीसी लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है। वो मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, इसका मतलब कौन सी कंपनी है ये पता लग गया होगा आपको, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब मान लो ये कंपनी नई बन गई, ठीक है, इस साल 2023 में बनी है, ठीक है। तो इसका जो जो वार्षिक वित्तीय वर्ष है वो कब पूरा होगा, फर्स्ट तो अपन जानते हैं उसका होगा, पूरा होगा 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है, तो इसके समाप्ति के 9 माह के भीतर, यानी कि इसको एजीएम कब मिलानी है, ठीक है। ये 31 मार्च के बाद देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि इसको दिसंबर पहले पहले, दिसंबर से पहले एजीएम बुलाना अनिवार्य है, ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट एजीएम से दूसरी एजीएम के बीच में 15 माह का अंतर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शनल केस के अंदर वो 18 माह का हो सकता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में विशेष रूप से समझना है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। तो यहां पर लिख लो फर्स्ट एजीएम, यानी कि अगर आप कंपनी जो अपनी एजीएम बुला रही है एनुअल जनरल मीटिंग, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो होगी उसकी फर्स्ट, प्रथम एजीएम, दूसरी होगी नेक्स्ट एजीएम, और फर्स्ट को बोलेंगे प्रथम वार्षिक साधारण सभा, ठीक है, फर्स्ट एजीएम। इधर होगी नेक्स्ट एजीएम, नेक्स्ट एजीएम मतलब अगली जो आगामी है उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट, ठीक है ना। तो आगामी एजीएम में और दोनों में क्या ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो हमारी फर्स्ट एजीएम जो होगी, जो हमारी फर्स्ट एजीएम होगी वो ध्यान रखना है वित्त वर्ष की समाप्ति के, जो वो बात मैंने बताई जो आपको, वित्त वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर
ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, द कंपनी हैज टू इनवाइट द फर्स्ट एजीएम, ठीक है ना, द कंपनी हैज टू इनवाइट फर्स्ट एजीएम, ठीक है, विद इन 9 मंथ द फिनिशिंग और वाइंड अप द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो प्रथम वित्तीय वर्ष जो है वो समाप्त होने वाला है उसके 9 माह के भीतर। और अगर उसकी जो आगामी मीटिंग, जैसे फर्स्ट मीटिंग हो गई तो नेक्स्ट को यहाँ पर सेकंड नहीं बोला जाता, आगामी बोला जाता है। अब इस तरीके से आगामी, आपने ऑडिटर के केस में पढ़ा होगा, प्रथम अंकेक्षक के बाद जो नया अंकेक्षक आता है उसको हम सेकंड अंकेक्षक नहीं बोलते हैं, उसको आगामी अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगामी अंकेक्षक। वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आगामी कंपनी की जो मीटिंग होगी वो वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर होगी। वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर, विद इन 6 मंथ द फर्स्ट, विद इन 6 मंथ द फिनिशिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के फर्स्ट 9 महीने के अंदर तो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, प्रथम एजीएम बुलानी पड़ेगी, और आगामी जो मीटिंग होगी, आगामी जो बैठक होगी वो क्या होगी, वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के है वो कंपनी को बुलाना पड़ेगा। उसमें कंपनी, हम जानते हैं, सारी चीजें लिखी जाएगी, एजीएम की कब डेट होगी, कब बुलाई जा रही है, उसका क्या समय रहेगा, वो सारी चीजें इसमें लिख लिया जाता है। ठीक है, अब देखो कोरम गणपूर्ति जो मैं बात कर रहा था वो बात करते हैं। ठीक है, कोरम क्या होती है, गणप्रति, वो भी मैं आपको लिखवा लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड है और आपसे जहां भी कंपनियां पढ़ रहे हो वहां पर भी ये चीजें आपके काम में आने वाली है। तो कोरम, अगर मैं घनपूर्ति की बात करूं तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पर। एक तो होती है अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, और एक होती है पब्लिक कंपनी। और मैंने आपको बताया था, अगर आप बोलोगे ओपीसी, ओपीसी को तो देखो इन्वाइट करने भी एजीएम बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओपीसी तो क्या करेगी, 1% जो कंपनी है ओपीसी, एजीएम बुलाना आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन है। हाँ, लेकिन अगर संचालक, जो मैंने बताया था, ओपीसी के अंदर संचालक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। 15 तीनों में ही मैक्सिमम संचालक कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो जब ओपीसी के अंदर 15 संचालक होंगे और संचालकों की संख्या ज्यादा है, जैसे 7 है, 8 है, 15 हो सकते हैं, तो 15 तक वो रख सकते हैं ओपीसी के अंदर। तो फिर वो चाहे तो संचालकों की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन एजीएम के लिए तो क्लियर लिख रखा है कि आपको एजीएम बुलाने की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब कोरम घनपूर्ति की जो मैं बात करूं, ठीक है, घनपूर्ति का मतलब क्या होता है, संख्या, जो मीटिंग सभा होगी उसमें कितनी संख्या होगी। घनपूर्ति का मतलब संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं प्राइवेट कंपनी में बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम 2, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट संस्थि में सदस्य भी कितने होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। तो यहाँ पर घनपूर्ति के लिए भी मिनिमम 2 है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर मैंने बताया यहाँ पर सदस्य की संख्या असीमित होती है, तो यहाँ पर घनपूर्ति भी क्या होगी, उसी अकॉर्डिंग तय की गई है, ये सदस्यों की संख्या के आधार पर होगी। सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर तय, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, असर्टेन यानी कि निर्धारण जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के आधार पर होगा, और इसमें मिनिमम 2 है। जैसे इसमें 1000 सदस्य है मान लेते हैं समझने के लिए, तो 5 व्यक्ति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 1000 सदस्य पर 5 व्यक्तिगत सदस्य, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपको इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा गणपूर्ति के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बताया है।
आपको गणपूर्ति पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से बोर्ड की मीटिंग होती है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो आपको ये पता होना चाहिए, एक साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी को प्रतिवर्ष कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखनी चाहिए, ठीक है, सेक्शन 173 के अनुसार। एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग्स होगी, तो आपको ध्यान रखना है एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग्स कम से कम होगी, ठीक है। बोर्ड जो सभाएं होती है वो एक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी ही चाहिए। एक वर्ष के अंदर कम से कम कितनी होगी बोर्ड मीटिंग्स, वो 4 होनी चाहिए। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर ये भी ध्यान रखना है, ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग सिस्टमेटिक तरीके से जिस दिन तय की जाती है वो उसी रूप में होनी चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग को सेक्शन 173 के अंदर बता रखा है, ठीक है। ये मीटिंग से रिलेटेड मुझे बातें बतानी थी तो मैंने बताई, ठीक है। बोर्ड सभा, मैंने बता दिया बोर्ड सभा क्या होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सभाएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बोर्ड मीटिंग्स कहलाती है। ये बीओडी की होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड मीटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। सेक्शन 173 के अंदर ये बात बता रखी है। ये आपको थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। वर्ष में कम से कम 4 बार, ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष में कम से कम, वर्ष में कम से कम 4 बार, एटलीस्ट 4th टाइम, ठीक है। कम से कम 4 बार होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड सभा क्या होती है वो आपको मैंने समझा दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी थी, वो मैंने आपको बता देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैं आपको कह रहा था वो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें बता रहा था, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ईसोप क्या होता है, सिक्योरिटी शेयर्स क्या होते हैं, ईसोप क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईसोप, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको बोलेंगे हिंदी में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। पर इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। मान लो छोटा सा कंपनी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, तो पता होना चाहिए क्या होता है ईसोप, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कैसा एक ईशोस भी होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 के अंदर इसको बता रखा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 37, ठीक है। ईसोप, और एक आपने और सुना होगा, एक ईसोस भी होता है, ईसोस, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम, ठीक है। तो क्या होता है ईसोप और क्या होता है ईसोस में बता देता हूं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि कंपनियां क्या करती है कि अपने कर्मचारियों को एक ऑप्शंस देती है। क्या देती है कि आपको पूर्व निर्धारित जो रेट है उसके ऊपर भविष्य में अंश क्रय करने का प्रावधान देती है। यानी कि प्री डिसाइड जो इसमें रेट होती है, प्री डिसाइड जो अंशों का मूल्य होता है, उसके आधार पर भविष्य में अंशों को क्रय करने के लिए जो कंपनी आपको क्या दे रही है, एक तरीके से स्कीम दे रही है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोला जाता है। और ये ध्यान रखना, ये कंपनी के बेनिफिट की दृष्टि से तो है,
कंपनी मतलब सदस्यों के दृष्टिकोण से कंपनी को लाभ, सदस्यों को लाभ देने के लिए कंपनी इस तरीके का प्लान करती है। और अगर ऐसी व्यवस्था निरंतर आधार पर की जाती है तो वो ईसोस कहलाती है। क्या कहलाती है? ईसोस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो आपको ईसोप और ईसोस पता होना चाहिए, ठीक है? तो लिखो इसमें ईसोस के बाद लिखो, यह प्लान कंपनी के कर्मचारियों, संचालकों, अधिकारियों, ठीक है? क्या होता है ईसोप? तो यह प्लान कंपनी के कर्मचारियों, संचालकों, अधिकारियों को दिया गया एक अधिकार के रूप में होता है जिसमें उन्हें जिसमें उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर जिनमें उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंशों को क्रय करने का एक विकल्प अधिकार होता है। अब उनकी कर्मचारियों की इच्छा है कि वो खरीदे या नहीं खरीदे, वो कर्मचारियों की इच्छा है कि वो खरीदे या नहीं खरीदे। इसलिए हमको ये क्या करना है, विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या है, हमको आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है चीजों को कि ये जो है, ठीक है ना? तो कर्मचारियों को दिया गया एक विकल्प प्लान है जिसके अंदर कर्मचारियों को बोला जाता है कि आप पूर्व निर्धारित दर पर आप शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है ना? तो वो भविष्य में उन शेयर को कभी भी खरीद सकते हैं। तो यही स्कीम क्या कहलाती है? ये स्कीम कहलाती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है? तो पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंशों को क्रय करने का एक विकल्प दिया जाता है। इससे कंपनी के कर्मचारी फायदे में रहते हैं या लाभ में रहते हैं, लाभ या फायदे में रहते हैं, ठीक है ना? तो आपको लिखना है इसमें, इट इज अ प्लान विच इज गिवन टू एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, देन ही कैन परचेज द शेयर्स ऑन प्री डिसाइड रेट या ऑन प्री डिसाइड वैल्यू, ठीक है ना? एंड इट इज अ बेनिफिशियरी स्कीम फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है? आइए लिख लेते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान employee stock option plan is a beneficiary एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो हम पढ़ रहे थे इसोप, ठीक है? तो क्या है इसोप? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ बेनिफिशियरी स्कीम फॉर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी in which जिसके अंदर इन विच दे आर ऑथोराइज्ड टू परचेज in which they are authorized to purchase shares on pre-decide price in the future, ठीक है ना?
तो इसके अंदर क्या होता है, उन्हें शेयर को परचेज करने के लिए क्या है, दे आर ऑथोराइज टू परचेज द शेयर, वे अंशों को क्रय करने के लिए अधिकारी होते हैं, या अधिकार दिया जाता है प्री डिसाइड प्राइस पर इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी भी निर्धारित, भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर, प्री डिसाइड प्राइस पर इन द फ्यूचर मतलब भविष्य के अंदर वो अंशों को क्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ईसोप प्लान होता है। और अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर एक कंपनी के अंदर की जाती है रेगुलर बेसिस पर, तो ये ईसोस कहलाती है, वो एक स्कीम बन जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैं आपको बताऊं, एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये भी आपको बता देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि देखो, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, यानी कि कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी या सदस्य जो कंपनी के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कंपनी को क्या कर रहे हैं, निरंतर आगे ले जा रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, इनको उनकी मेहनत के बदले, एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर इन्होंने कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ काम किया है जिससे कंपनी रेगुलर आगे बढ़ रही है, कंपनी को इन्होंने, ठीक है ना, एक की वर्कर्स के रूप में काम करके दिखाया है, कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पे ये मेहनत कर रहे हैं, तो कंपनी इनकी पसीने की वजह से, मतलब कहने का मतलब इनकी मेहनत की वजह से, जिस वजह से कंपनी आगे जा रही है, तो कंपनी बदले में क्या करती है, इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स जारी करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो सकते हैं, या तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में होंगे या बिल्कुल भी प्राइस नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है इनको। ये सिर्फ एक ही प्रावधान है ऐसा जो कंपनी अधिनियम के अंदर अपवाद है, अदरवाइज हम जानते हैं कंपनी एक 2013 के अंदर ये बात बोली गई है कि कोई भी कंपनी अब डिस्काउंट पर शेयर को इशू नहीं कर सकती है, पर इस केस के अंदर जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। इसकी हिंदी एक्चुअली इसको कुछ कहते हैं कठोर या कठिन क्षमतांश, हिंदी में लिखना हो तो, या स्वेट इक्विटी शेयर, आपको तो मैंने बताया था इंग्लिश में ही याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसको दिए जाते हैं, कंपनी के संचालकों को, कर्मचारियों को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है और कंपनी को निरंतर प्रभाव से क्या कर रहे हैं, वो आगे ले जा रहे हैं, तो कंपनी उनको क्या करती है, इनके बेसिस पे कंपनी जो है वो समटाइम्स जो है वो जारी करती है। ठीक है, तो यही कहलाते हैं कंपनी के स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो आइए इसमें लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुल मिला के क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपने संचालकों को इसलिए दे रही है, अपने कर्मचारियों को भी दे रही है, इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी के अंदर उन्होंने अपनी मेहनत करी है। ठीक है, वो मेहनत क्या हो सकती है, कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो कंपनी को कोई तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं, कंपनी के अंदर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कंपनी निरंतर आगे जा रही है, और ये कंपनी करती है, इनको डिस्काउंट को इश्यू करती है। तो लिखो, जब कंपनी अपने संचालकों, कर्मचारियों को उनकी कंपनी में मेहनत के कारण, उनकी कंपनी में मेहनत, छवि एवं तकनीकी तकनीकी ज्ञान आदि के कारण इन शेयरों को उन्हें इन शेयरों को उन्हें डिस्काउंट पर इशू करती है, डिस्काउंट पर जारी करती है था या इशू करती है। ठीक है, तो यही शेयर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, शेयर इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। एक बार लिख लो, फिर हिंदी इंग्लिश में भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, इसके बाद छोटी सी बातें और कुछ पढ़नी है, उसके बाद हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, आज का लास्ट सेशन है, तो एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको, ताकि कंपनी का जो पार्ट है वो हमारा पूरा इस नाइन्थ जो जो हमारा 9 पार्ट है उसमें हमारा कंपनी जो है वो हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है,
तो लिखो इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स का इंग्लिश में भी लिख लो। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो लिखो इट इज शेयर्स विच आर इशूड, ठीक है, इट इज शेयर्स विच आर इशूज टू डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज, ठीक है, इट इज शेयर्स विच आर इशूज टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज for their आप उसको डिग्निटी भी लिख सकते हो, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, एक तरीके से वो कर्तव्यता पूर्वक जो है वो कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर देयर वैल्यू एडिशन कर सकते हो, नो हाउ लिख सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में हो सकते हैं किसी ग्रुप में, फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ और नॉलेज, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। और मैंने बताया था और किस रूप में हो सकता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन और डिग्निटी इन द कंपनी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इट इज शेयर्स विच आर इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज फॉर देयर टेक्निकल नो, उनके तकनीकी ज्ञान के कारण, उनके ज्ञान, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में उन्होंने कोई सेवाएं दी है, वैल्यूएशन जो कंपनी का मूल्य संवर्धन किया है, या डिग्निटी कंपनी के अंदर जो वो कर्तव्यता पूर्वक समर्पण के साथ एक जो कंपनी के अंदर बोल सकते हैं कि जो डेडिकेशन के साथ जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। फिर लिखो इसमें इट इश्यूज बाय द कंपनी ऑन डिस्काउंट, ठीक है। और ये इसका अपवाद है किसके नियम का, आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था एक कंपनी 2013 के इस रूल्स के अनुसार हम जानते हैं अब अपने शेयर्स या तो 8 पार या 8 सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर ही इसको इश्यू कर सकती है। बट इस केस में सिर्फ ये ध्यान रखना, डिस्काउंट के ऊपर इश्यू नहीं किया जाता है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर कंपनी जो है वो इन शेयर्स को इश्यू को जो है वो डिस्काउंट पे कर सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो वो भी मैं आपको लिखवा लेता हूं, ठीक है। तो लिखो शेयर्स, या लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसको बोलेंगे अंशों का निर्गमन, ठीक है। अंशों का निर्गमन मैंने आपको बता दिया था, अंशों का निर्गमन कंपनी किस तरीके से करती है, तो 3 टाइप से करती है, लेकिन तीसरा मैं बता देता हूं, खाली लिखने के लिए लिखना है उसको, कंपनी कर नहीं सकती है, ठीक है। तो लिखो एट पार, यानी कि इसको बोलते हैं सम मूल्य पर, सम मूल्य पर। दूसरा लिखो एट प्रीमियम, इसको बोलेंगे प्रतिभूति प्रब्याजी पर, ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट, इसको बोलेंगे बट्टे पर, ठीक है। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं वो देखो, ठीक है। सम मूल्य का मतलब क्या होता है, एक 10 रुपए का शेयर है, जैसे एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है और आपने इश्यू भी किसको किया, ठीक है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और आपने इश्यू भी किस पे किया है, 10 रुपए भी किया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए ही है, लेकिन आपने उसको इश्यू किस पे किया है, प्रीमियम पे किया है, मतलब 12 रुपए में किया, 15-13 रुपए जो भी किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 2 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रुपए जो है वो प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बट्टे की बात करें, मान लो शेयर की फेस वैल्यू जो है
वो 10 रुपए, और आप उसको इश्यू जो कर रहे हैं वो 8 रुपए भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 2 रुपए क्या हो जाएगा, 2 रुपए जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। 2 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट। यहाँ पर 2 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो जब कंपनी एक्ट 1956 था, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर क्या था कि एक कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी। 1956 में तो क्या कर सकती थी कंपनी का, जो हम पढ़ते थे 2012 तक, मतलब क्योंकि 2013 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 आ गया, ठीक है, और फिर 1 अप्रैल 2014 से विधिवत लागू हो गया पूरे इंडिया के अंदर। तो जब कंपनी 1956 के अनुसार जो रूल्स थे, तो उस समय कंपनी क्या करती थी, इसको डिस्काउंट पे इशू करती थी शेयर्स को। कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, अब जो कंपनी अधिनियम 1913 2013 जो है, कंपनी अधिनियम 2013 जो है, उसका सेक्शन 53 हमें यू कहता है कि अब शेयर्स कंपनी जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, इस पर कर सकती है, ठीक है, प्रीमियम पे कर सकती है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, तो कंपनी की बहुत ख्याति बताता है यहाँ पर। अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है और जनता अंश खरीद रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंपनी अब क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, अब नहीं, इसमें यू लिख लो, ठीक है। और किसने बोला यह बात, धारा 53 ने बोली है, ठीक है, कि कंपनी अब जो है वो नहीं कर सकती डिस्काउंट पे इशू। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी है। लेकिन इसका जो है वो एक अपवाद है बट्टे पर निर्गमन का, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो लिखो इसमें, बट्टे पर अब शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं, बट्टे पर अब शेयर्स इश्यूज नहीं किए जा सकते हैं। किसने बोली ये बात, सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है और वो आप लिख दो, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स इसका एकमात्र अपवाद है, इसका एकमात्र, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो क्या है, इसका एकमात्र जो है वो अपवाद है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर ये चीजें आप ध्यान रखते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और कोई आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और पढ़नी है, वो आपको मैं समझा देता हूँ, और वो है सिक्योरिटी प्रीमियम के उपयोग। हमारे क्या होता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसके कुछ उपयोग होते हैं, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ उपयोग होते हैं, वो आपको मैं बता दूं, और उसी के साथ हमारी जो कंपनी है वो कंप्लीटली हो जाएगी और पूरा काम हो जाएगा। तो लिखो, यूजेस ऑफ प्रतिभूति
प्रज्ञा जी के, देखो जब एक कंपनी, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी पर शेयर इशू कर रही है, क्या कर रही है, सिक्योरिटी पे, ठीक है ना, तो कंपनी को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रीमियम। जैसे इधर देखो आप, मान लो एक कंपनी है ए, तो उसने क्या किए, शेयर्स इशू किए, किस पे किए, प्रीमियम पर। यानी कि जो कंपनी की फेस वैल्यू है शेयर्स की, वो कितनी है, 100 रुपए मान लो, ठीक है, और कंपनी उसको किस पे कर रही है इशू, मान लो 120 पे कर रही है, तो 20 रुपए क्या हो जाएगा, रुपए 20 जो है वो प्रीमियम कहलाएगा, क्या मिलेगा, प्रीमियम। मतलब कंपनी को क्या हुआ, एक इनकम जनरेट हुई। 100 रुपए को शेयर को कंपनी ने अभी वर्तमान में किस पे इशू कर दिया, 120 पे। और ऐसा कब कर सकती है, जब इस कंपनी की मार्केट में ख्याति है, गुडविल है, तो कंपनी क्या करेगी, ऐसा कर सकती है। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर इशू किए, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, लेकिन कंपनी ने उसको 120 पे इशू किया, कंपनी इशू डेट 120, मीन्स अबोव 20 रुपीज इज प्रीमियम। कंपनी के जो 20 रुपए अतिरिक्त वो क्या होंगे, जो एडिशनल है वो प्रीमियम कहलाएंगे। एडिशनल 20 रुपीज इज प्रीमियम फॉर कंपनी। तो अब क्या करें, कंपनी के पास ऐसा इनकम जनरेट होगी। अब ये देखो, एक तो हमने एक एग्जांपल लिया, अब कंपनी ऐसे 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपए वाले, तो आप कल्पना कीजिए कंपनी के पास कितना प्रीमियम इशू जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे प्रीमियम क्या क्या करती है कंपनी, एक निश्चित रूप से ही उपयोग ले सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, तो वो आपको मैं लिखवा लेता हूँ। तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको निश्चित कारणों में ही यूज कर सकती है, ऐसा नहीं कि जो कंपनी की मर्जी हो वहां करे। कंपनी क्या करेगी, ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको बताऊं, कंपनी क्या करेगी, पूर्ण प्रदत्त जो बोनस अंश है, जो बोनस शेयर है वो जारी करने में करेगी। अब हाँ, एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, बोनस अंश क्या होता है। मैंने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स बता दिया, मैंने आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बता दिया, लेकिन बोनस शेयर क्या होते हैं, जो कंपनी क्या करती है, एज ए बोनस देती है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, इन बोनस शेयर को क्या करेगी, फ्री में जो है वो अपने कर्मचारियों को देगी। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें तो डिस्काउंट होता है, लेकिन बोनस कंपनी क्या करेगी, बिल्कुल 0 रुपीज पे जो है वो अपने कर्मचारियों को इशू करेगी। तो कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त बर्डन आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो देखो 100 रुपए का शेयर है और कंपनी ने इसे 100 शेयर बोनस बोनस के रूप में दे दिए, तो 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपए जो है वो कंपनी को क्या करने का, जो है वो पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के लिए तो क्या हुआ, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, पूंजीगत व्यय हुआ, क्योंकि बोनस अंश इशू किया कंपनी ने। तो उस कंपनी उस क्या करेगा, उस अमाउंट को जनरेट करने के लिए वापस क्या करेगी, वो प्रीमियम का यूज कर लेगी। मतलब इस प्रीमियम के पैसे से क्या करेगी, बोनस इशू जो कंपनी ने इशू किए हैं, तो उसकी भरपाई जो है वो कंपनी क्या करेगी, इससे करेगी। इस तरीके से आपको समझना है। तो लिखो सबसे पहले, बोनस शेयर इशू करने में पहला क्या करेगी कंपनी, कंपनी बोनस दे रही है, क्या कर रही है, बोनस, इसको बोलेंगे बोनस अंश निर्गमन में, ठीक है। दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, जो कंपनी के प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, आपने सुना होगा प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं, तो कंपनी जो बहुत सारे क्या करती है, प्रीमिलरी जो है वो एक्सपेंसेस करती है। ये क्या होते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, जो वही जो कंपनी जब प्रवर्तक जो होता है वो कंपनी के निर्माण की कल्पना कर से लगाकर समामेलन तक जो कंपनी जितने भी खर्चे करती है वो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, उसको अपलिखित करने में भी, तो लिखो फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, जो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है ना, तो कंपनी क्या करेगी, उनको अपलिखित करने में, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपलिखित करना, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रीलिमिनरी, मतलब प्रीलिमिनरी खर्चों को क्या करेगी कंपनी, अपलिखित करना चाहती है, ऐसा समझ में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का और क्या प्रयोग हो सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, अंश या ऋण पत्रों को जो चुकाए गए कमीशन को अपलिखित करने में, जो कंपनी ने अंश और ऋण पत्रों को जारी किया, ठीक है ना, तो लिखो इसमें कमीशन ऑफ, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। कंपनी जो अंश और ऋण पत्र जारी किए हैं उसको जारी करने के दौरान जो कंपनी ने कमीशन चुकाया उसको भी राइट डाउन करने में, उसके बाद पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में,
पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में, तो इसको लिखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके अलावा भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर और क्या हो सकते हैं, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अंशों को बायबैक करने में भी यूज में ले सकती है। क्या कर सकती है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के अलावा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगी, ठीक है, लेकिन ऐसे अंश कब किस पे शोधन होंगे, प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पर होंगे। किसके होंगे, अगर कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों को प्रीमियम पे शोधन किया है, मतलब जैसे मान लो कंपनी 100 रुपए का शेयर था और कंपनी उसका जो शोधन कर रही है, तब क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को 120 रुपए दे रही है, प्रीमियम पे शोधन कर रही है उसका। तो आप ध्यान रखना, जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है तो कंपनी के लिए फायदा लाभ है, लेकिन जब कंपनी अंशों का शोधन प्रीमियम पे कर रही है तो कंपनी के लिए नुकसान है। तो उस नुकसान की भरपाई भी कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा भी और क्या हो सकता है, तो बायबैक अंशों के पुनः क्रम में, बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने अंशों को क्या कर रही है, पुनः क्रय कर रही है। तो इस तरीके से निश्चित ही होगा, यूज जो ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा बोनस शेयर पता है। ठीक है, अभिकोपक क्या होता है मैंने बताया था, अभिकोपन एक अभिकोपन भी होता है, अंडर राइटिंग स्कीम भी होती है। अभिकोपक जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जब कंपनी अपने अंशों को मार्केट में इशू कर रही है तो कंपनी को एक डर होता है कि लोग खरीदने के लिए आएंगे या नहीं, मतलब जनता क्रय के निमंत्रण को स्वीकार करेगी या नहीं। तो अभिकोपक बीच में आके ये बोलते हैं कि जितने अंशों को कंपनी जो जनता क्रय नहीं करेगी उन अंशों को कौन खरीद लेंगे, वो अभिकोपक खरीद लेंगे। ऐसा विश्वास देकर वो कंपनी को क्या करते हैं, मार्केट में आने के लिए इनवाइट करते हैं। तो मार्केट में आने के लिए कंपनी का हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अभिकोपक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अभिकोपक कौन होते हैं, जो कंपनी को नहीं खरीदे गए अंशों को खरीदने का कंपनी को वादा करते हैं, ऐसे व्यक्ति अभिकोपक कहलाते हैं। तो वो भी लास्ट लिख लो और उसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक लास्ट, अंडर राइटिंग। ठीक है, और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अभिगोपक। जब कंपनी जिनके दिए गए विश्वास, बोलो या आश्वासन बोलो, जब कंपनी जिनके दिए गए विश्वास या आश्वासन के आधार पर जब कंपनी दिए गए जब कंपनी जब कंपनी दिए गए विश्वास या आश्वासन के आधार पर जब कंपनी दिए गए विश्वास या आश्वासन के आधार पर जब कंपनी दिए गए विश्वास जब कंपनी दिए गए विश्वास या आश्वासन के आधार पर बाजार में जनता को अनशंतु आवेदन का प्रस्ताव करती है, अर्थात अभिकोपक कंपनी को ये वादा करते हैं कि अर्थात अभिकोपक कंपनी को ये वादा करते हैं कि जनता द्वारा
जनता द्वारा जितने अंश क्रय नहीं किए जाएंगे अर्थात अभिभावक ये वादा करते हैं कि जनता द्वारा जितने अंश नहीं क्रय नहीं किए जाएंगे उन अंशों को वे क्रय कर लेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अभिगोलक, अभिगोपक जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखो इसमें अभिगोपक इनके बदले में, अभिगोपक इसके बदले में, अभिगोपक इसके बदले में कमीशन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? वो अभिगोपन या अभिगोपक कहलाता है। ये आपको यहां पर विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी थी कंपनी से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमने समझी। ठीक है ना, पूरे बेहतरीन तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को जो कंपनी से संबंधित है, ठीक है ना, तो उन सबको हमने यहाँ पर विधिगत विधिवत तरीके से जो है वो पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपनी से रिलेटेड, कोई भी विशेष क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो हमने हमारी कंपनी को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा है और पढ़ा है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता चुका था और वो बात आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अभिगोपक कौन होते हैं? जो कंपनी को विश्वास दिलाते हैं, कंपनी को एक वादा करते हैं कि आप मार्केट में आइए और जितने अंश जनता ने क्रय नहीं किए होंगे उतने सारे अंश कौन खरीद लेंगे? वो अभिगोपक खरीद लेंगे। ठीक है ना, तो अभिगोपक को क्या बोलता है? इनके बदले में इन्होंने कंपनी को विश्वास दिया, तो कंपनी भी क्या करती है कि इनके विश्वास पे मार्केट में अपना इशू शेयर को कर देती है। ठीक है, और जितने अंश, मान लो जैसे कि 1000 कंपनी ने इशू किए शेयर और 1000 में से 200 अंश जनता ने ले लिए, 800 अंश जनता ने ले लिए, तो 200 अंशों को कौन खरीद लेगा बाद में? ये अभिगोपक खरीद लेगा। तो कंपनी को भी विश्वास हो गया और कंपनी मार्केट में स्टैब्लिश हो जाती है और धीरे धीरे कंपनी जो है वो मार्केट के रूल्स को समझ जाती है और कंपनी को एक जो है वो एक स्ट्रेटेजी आ जाती है और कंपनी मार्केट में धीरे धीरे अपनी गुडविल और स्किल के साथ कार्य करना स्टार्ट कर देती है। और अभिगोपक को भी क्या मिलता है? बदले में कमीशन मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ध्यान रखना है, अभिगोपकों का कमीशन इसमें लिखो, जो कमीशन कितना मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभिगोपक जो है वो मन से ज्यादा कमीशन मांग सकते हैं। कमीशन जो मिलेगा अभिगोपक को वो दो तरीके से मिलेगा और वो ध्यान रखना है। एक होते हैं हमारी इक्विटी शेयर्स पर, इक्विटी बोलो या पूर्वाधिकार बोलो, दोनों है। ठीक है, और दूसरा होते हैं डिवेंचर्स, ऋण पत्र। ठीक है, ये लास्ट सेशन में चीजें जो है वो थोड़ी सी मुझे आपको बतानी थी, बता दूं, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी को कुछ कमीशन मिलेगा ऑन शेयर्स, अंशों पर, और ऋण पत्र पर, ऑन डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्रों पर। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अभिकोकों को समझ में क्या सम्मिलित नहीं है, और 4 ऑप्शन देते हैं, तो इस तरीके का आपको ध्यान में रखना है। अभिकोकों को जो प्रश्न होगा वो अधिकतम 5% तो होगा शेयर्स पर और 2.5% जो होगा वो डिबेंचर्स पे होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो कंपनी है उसका पार्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डी एंड कर रहे हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे तो हम हमारा जो आगे हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में हम जो मिलेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट का हो सकता है, ठीक है, या उससे रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी सिस्टमेटिक टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलेंगे और हम जो है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कमीशन जो है वो किसको है, अभी गोपको को, तो लिख लो यहाँ पे कमीशन टू अंडर राइटर्स, ठीक है। अभी को जो कमीशन मिलेगा उसके बारे में हमें समझना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर पूरा होता है और कंपनी के जो पार्ट नंबर 9 है उसके साथ में हमने कंपनी हमारा जो है उसको विधिवत तरीके से समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो मैनेजमेंट के साथ में मिलेंगे और यहाँ पर हमने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कंपनी को हमने समझ लिया है। इससे मैं ज्यादा विश्वास दिलाता हूँ आपके, इससे बाहर कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लोगे, और इससे बाहर तो क्वेश्चन आना ही नहीं है क्योंकि हमने पूरे 9 पार्ट के अंदर कंपनी को है वो समझा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।